हमारे देश में कहा जाता है कि 3 लोग हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। उनके पास कानून की सबसे ज्यादा ताकत है और इन 3 लोगों के आगे एम है। एक पीएम, दूसरे सीएम और तीसरे डीएम यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी। तो पीएम, सीएम और डीएम ये 3 वो लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत है जो हमारी संविधान ने दी है। कानपुर में एक युवक हत्या करता है। हत्या के बाद हत्यारा आमतौर पर पुलिस, लोगों की नज़रों से, वीवीआईपी जगहों, कोर्ट या अफसरों, जजों से बचते हुए भागता है, कहीं सुनसान जगह तलाशता है अगर उसे लाश को ठिकाने लगाना हो। लेकिन पता नहीं इस हत्यारे के दिमाग में क्या पागलपन था कि वो पूरा शहर छोड़कर कानपुर के सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाके में लाश को दफनाने का फैसला करता है, जहां पुलिस 24 घंटे ड्यूटी पर अलर्ट रहती है। अब या तो वो सत्ता को चुनौती देना चाहता है, पता नहीं उसके मन में क्या है, या उसकी सोच ये है कि पुलिस क्या ही कर लेंगे, कानून ही बहुत आलसी है। तो वो उस शव को दफनाने का फैसला करता है, और वो भी उस जगह पर जो पूरे कानपुर शहर की सबसे सुरक्षित जगह है। उस जगह को डीएम कंपाउंड कहते हैं। अब उस डीएम कंपाउंड में खुद कानपुर शहर के डीएम का अपना घर है। उसी कंपाउंड में उसके आसपास के घर भी किसी साधारण व्यक्ति के नहीं हैं, बल्कि वहां जज साहब रहते हैं जो कानपुर की जिला अदालत में तैनात जज हैं, और अन्य वीवीआईपी लोगों का घर है। तो एक तरफ जज और दूसरी तरफ डीएम साहब। हर जज के घर के बाहर 24 घंटे सुरक्षा रहती है। डीएम साहब के घर के बाहर भी एक कमरा बना हुआ है, और उसी डीएम कंपाउंड में घुसकर 8 फीट गहरा गड्ढा खोदकर शव को दफना देना और बिना किसी की नज़रों के सामने आए चुपकर चले जाना। और फिर ये सब कैसे संभव है? दुनिया को 4 महीने तक उस गड्ढे और उस हत्या से अनजान क्यों रखा गया? लेकिन ये सब हुआ, और वो भी कानपुर में हुआ। ये कहानी 24 जून की है, और इस कहानी में अलग अलग किरदार हैं। देखा जाए तो इस कहानी में कुल 4 किरदार हैं, जिनमें से 3 इंसान हैं और एक बेजान है। इन 3 किरदारों में से एक है एकता गुप्ता, उम्र 32 साल, कानपुर की रहने वाली। एकता की शादी कानपुर के ही एक बिजनेसमैन राहुल गुप्ता से हुई। तो राहुल गुप्ता एकता के पति हैं और दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। 4 महीने पहले तक सब कुछ ठीक था। इसी साल 24 जून को एकता अपने घर से निकलती है, और उस घर के पास ग्रीन पार्क स्टेडियम है। जिस जिम में एकता जाती थी वो एक बेजान जिम था। लेकिन इस बेजान जिम में एक जिंदा इंसान काम करता था, जो जिम ट्रेनर विमल सोनी था। तो जिम ट्रेनर विमल सोनी और एकता उस जिम में जाते हैं, और धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, और फिर जिम में सब कुछ ठीक चलने लगता है। 24 जून को सुबह 7 बजे एकता उस जिम में जाती है, और उस जिम के कैमरे में आखिरी बार नजर आती है, और फिर वो जिम से बाहर जाती है और उस कैमरे में भी नजर आती है। इसके बाद 24 जून को सुबह 7 से 7:30 या शाम 7 बजे के बीच कैमरे ने एकता को आखिरी बार देखा। इसके बाद ना तो किसी कैमरे ने उसे देखा और ना ही एकता के घरवालों ने उसे देखा, और एकता गायब हो गई। 24 जून की शाम तक एकता हमेशा की तरह 8:30 बजे जिम से घर वापस नहीं आई। लेकिन उस दिन शाम हो चुकी थी और उसके पति को लगा कि वो कहीं और होगी। वो उसे ढूंढता रहा, यहाँ तक कि एकता गुप्ता की मोबाइल भी बंद हो चुका था, और हर संभव कोशिश की। फिर उसे चिंता हुई। शाम को वह कानपुर पुलिस के पास गया और अपनी पत्नी की गुमशुदगी और अपहरण की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और समझाया। शुरू में पुलिस का रवैया उम्मीद के मुताबिक नहीं था। पुलिस ने राहुल गुप्ता को समझाया, एकता 32 साल की है, पढ़ी लिखी समझदार है, कहीं चली गई होगी या दोस्त के घर गई होगी, वापस आएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? पति को भी एक उम्मीद जगी कि हाँ वो वापस आ जाएगी, पर नहीं लौटी। दिन बीतते गए, कानपुर पुलिस टाइम पास कर रही थी। पति ने भी कंप्लेंट लिखा दिया है कि एक जिम ट्रेनर विमल सोनी ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया होगा। पुलिस ने सोचा चलो विमल सोनी का पता लगाते हैं। पता चला कि विमल सोनी 24 जून से जिम नहीं आया है और लापता है। विमल सोनी का फोन बंद था। पुलिस ने मान लिया कि एकता गुप्ता और विमल सोनी दोनों एक साथ भाग गए हैं और मामला सुलझ गया है। इधर पति परेशान है। उसने अपनी लापता पत्नी को ढूंढने की पूरी कोशिश की, ऊपर से नीचे तक। कानपुर के आला पुलिस अधिकारी कुछ नहीं कर पाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं हुआ। देश के पीएम को चिट्ठी लिखी, उनके एक परिचित आईबी में है, उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली में, उनसे मदद मांगी कि भाई 24 जून से लापता है, अभी तक कोई सुराग नहीं। अब मोबाइल बंद है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 24 जून को एकता लापता हुई। धीरे धीरे जुलाई आया और चला गया, फिर अगस्त आया, फिर सितंबर आया, कोई सुराग नहीं। इसके बाद अक्टूबर का महीना आया, करीब 4 महीने हो गए, एकता का कोई सुराग नहीं है।
4 महीने बाद अब पुलिस को होश आया। चूंकि विमल सोनी और वो एक साथ लापता हुए थे, तो उन्होंने विमल सोनी के कुछ परिवार वालों के मोबाइल सर्विलांस पर लगा रखे थे। तो बीते शनिवार की बात है, 2 दिन पहले विमल सोनी के एक रिश्तेदार का फोन बजा। फोन खुद विमल ने उठाया। बातचीत पुलिस सुन रही थी, तो बातचीत से अंदाजा लगाया गया कि विमल कहीं और नहीं बल्कि इसी कानपुर शहर में ही है। इसके बाद पुलिस उस नंबर के जरिए लोकेशन तक पहुंची और विमल सोनी को कानपुर से ही गिरफ्तार कर लिया। पहले तो विमल सोनी पुलिस को इधर-उधर घुमाता रहा, फिर कहने लगा कि उसने एकता को मार दिया है। इस पर पुलिस ने पूछा, चलो बताओ लाश कहाँ है। विमल ने कहा, लाश को नदी में फेंक दिया, पता नहीं कहाँ बह गई होगी। फिर उसने कुछ नदियों के नाम बताए जो कानपुर के आसपास बहती हैं। पुलिस को शक हो रहा था। फिर जब पुलिस ने उससे कुछ और सवाल किए तो कभी वह कहता कि उसे नहीं पता कि लाश कहाँ फेंकी है, उसे जगह भी याद नहीं है। वह लगातार झूठ बोलता रहा और पुलिस उसकी बातें सुनती रही। लेकिन जब उससे पुलिसिया अंदाज में मार मार के पूछताछ की गई, तो आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि उसने ही एकता की हत्या की है। इसके बाद जब उससे पूछा गया कि लाश कहाँ है, तो उसने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लाश कहाँ है। उसने जब पुलिस को बताया कि उसने लाश को कहाँ दफनाया है, तो खुद कानपुर पुलिस हैरान रह गई। और यह हैरानी की वजह थी कि उसने जिस जगह का नाम बताया, वह कानपुर पुलिस के लिए भी शर्मिंदगी की बात थी। शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि आमतौर पर हत्यारा हत्या के बाद कानून से दूर भागता है, पर यह तो उस स्थान पर गया जो खुद कानून का क्षेत्र है। कानपुर में डीएम कंपाउंड, जहां एक ओर जिला मजिस्ट्रेट होते हैं और दूसरी ओर न्यायाधीश होते हैं, वह कानून का क्षेत्र है। और उसी कानून के क्षेत्र में उसने हत्या कर शव को दफनाया। कानपुर पुलिस इस बात से हैरान है कि यह कैसा हत्यारा है जो कानून से बचने के बजाय कानून की गोद में जाकर शव को दफनाता है। पहले पुलिस को लगा कि वह अभी भी उन्हें गुमराह कर रहा है, लेकिन जब उसने सच बताया तो पुलिस ने उस पर विश्वास कर लिया। अब कानपुर पुलिस के सामने यह दिक्कत है कि अगर यह बात मीडिया में लीक हो गई कि 4 महीने पहले लापता हुई एकता की हत्या के बाद उसकी लाश को डीएम कंपाउंड में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया था और 4 महीने तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई, तो यह पुलिस के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। डीएम एक तरह से उस शहर का शासक होता है और पुलिस भी डीएम के अधीन होती है। अब अगर कोई उसके बंगले को चुनकर वहां जाकर लाश को दफना दे, तो यह बहुत अपमान की बात है। कानपुर पुलिस ने कहा कि मीडिया को इस बारे में कोई भनक न लगे। वे दिन में इसका खुलासा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस दिन ढलने और अंधेरा होने का इंतजार कर रही थी ताकि इस सच को अंधेरे में छुपा सकें। अंधेरा होते ही पुलिस गुपचुप गड्ढा खोदेगी, बाहर निकालने का काम करेगी और फिर बाद में जो भी कहानी होगी उसे बताने का विचार है। लेकिन मीडिया तो मीडिया है, उसे भनक लग ही जाती है। कानपुर पुलिस ने तय किया कि दिन ढलने दो, रात का अंधेरा आने दो, उसी अंधेरी रात में जाएंगे और गड्ढा खोदेंगे। तैयारी पूरी कर ली गई थी। मोर्चरी के कुछ कर्मचारी बुलाए गए, कुछ मजदूर बुलाए गए, कुदाल और अन्य औजार तैयार किए गए। मोर्चरी से गाड़ी मंगवाई गई, पॉलिथिन और अन्य जरूरी सामान लिया गया। 4 महीने बाद अगर कब्र या गड्ढे से शरीर निकलेगा तो सिर्फ कंकाल ही मिलेगा। इसके बाद कानपुर शहर के सभी छोटे बड़े पुलिस अधिकारी बहुत ही चुपचाप अलग अलग गाड़ियों के काफिले में डीएम कंपाउंड पहुंच गए। थोड़ी देर बाद वहां पहुंचकर उन्हें महसूस हुआ कि मीडिया उनसे भी ज्यादा तेज है। अब मीडिया के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कंपाउंड के अंदर जहां गड्ढा खोदा जा रहा था, वहां के गेट को बंद कर दिया ताकि कोई कैमरा अंदर न जा सके। लेकिन मीडिया कहाँ रुकती है। एक रिपोर्टर और उनके कैमरामैन कंपाउंड पर चढ़ गए और खुदाई की पूरी प्रक्रिया को शूट करना शुरू कर दिया। डीएम साहब का घर सामने है और यह गड्ढा डीएम कंपाउंड का ही एक हिस्सा है। जजों के घर के पास यह पूरा दृश्य दिखाई दे रहा था। मीडिया ने वहां पहुंचकर लाइव कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब गड्ढा करीब 8 फीट गहरा हो गया तो उसमें से कंकाल निकला। कंकाल की हड्डियों को पॉलिथिन में लपेटकर मोर्चरी की गाड़ी में रखा गया और इसके बाद बहुत ही चुपचाप पुलिस की गाड़ियां एक एक कर गेट से बाहर निकल गईं और सब वहां से चले गए। पुलिस की आधी इच्छा अधूरी रह गई कि मीडिया को भनक न लगे, लेकिन मीडिया ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और अब वे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद पुलिस ने पूरी कहानी बताई। पहले पुलिस की कहानी और थ्योरी थी और फिर इस मर्डर की पूरी घटना पर क्रॉस थ्योरी। पुलिस के मुताबिक विमल सोनी ने जो कहानी बताई वह यह है कि शादी के बाद एकता ग्रीन पार्क के पास के पॉश इलाके में एक जिम में आती थी, जहां विमल सोनी, जो कि एक जिम ट्रेनर था,
ट्रेनिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए, उनकी दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अब वे जिम के बाहर भी मिलने लगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक मई के महीने में विमल सोनी के घरवालों ने अविवाहित विमल सोनी का रिश्ता तय कर दिया। जब यह बात एकता को पता चली कि विमल की शादी तय हो चुकी है, तो वह गुस्से में आ गई। उसने विमल से पूछा कि वह शादी क्यों कर रहा है, और इस पर दोनों में झगड़ा हो गया। फिर 24 जून को सुबह 7 बजे एक मीटिंग के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ। इसके बाद विमल एकता को जिम से बाहर ले गया, जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। वह उसे गाड़ी में बैठाकर ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम के पास एक पार्किंग में ले गया। वहां रुककर वे फिर से बात करने लगे, लेकिन बात फिर झगड़े में बदल गई और इसी दौरान विमल ने एकता का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद विमल सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। वह अपनी गाड़ी में लाश को लेकर डीएम कंपाउंड पहुंचा और वहां जाकर डीएम साहब के घर के पास के एक क्षेत्र में गड्ढा खोदकर लाश को दफना दिया। इसके बाद वह वहां से चला गया। उसने दोनों के मोबाइल तोड़कर फेंक दिए, क्योंकि उसने फिल्मों में देखा था कि इससे सुराग नहीं मिलता। उधर जब एकता शाम तक घर नहीं लौटी, तो उसके परिवार के लोगों और उसके पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तो यह है हत्या और हत्या के मकसद को लेकर पुलिस की पूरी कहानी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब जांच होती है और सीसीटीवी कैमरे और बाकी सबूत सामने आते हैं, तो इस पुलिस थ्योरी में कई अन्य बातें भी उजागर होती हैं। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि विमल सोनी सुबह करीब 7:45 बजे अपनी कार से कंपाउंड में पहुंचता है। डीएम कंपाउंड में घुसने का उसका समय है 7:45 और करीब 45 मिनट बाद वह बाहर आता है, यानी वह 45 मिनट अंदर रहा। पुलिस के मुताबिक इन 45 मिनटों के दौरान उसने 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा, उसमें लाश डाली, फिर गड्ढा भर दिया और बाहर निकल आया। यह पुलिस की थ्योरी है। पुलिस की दूसरी थ्योरी के अनुसार यह हत्या अचानक की गई थी। 24 जून को दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर विमल ने एकता का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। अब इस थ्योरी में कुछ गड़बड़ है। एकता कई दिनों से जिम नहीं जा रही थी, यानी 24 जून को जिम जाने से पहले वह 18 दिनों तक नहीं गई थी। इन 18 दिनों के दौरान ही उसे पता चला था कि विमल की शादी तय हो गई है, तिलक की रस्म भी हो चुकी है। 24 जून को जिस कार में हत्या हुई, उसमें पुलिस को एक दुपट्टा, रस्सी और कुछ अन्य चीजें मिलीं। तो जब ये सारी चीजें कार के अंदर थीं, तो इसे अचानक हुई हत्या कैसे माना जा सकता है? इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से पूर्वनियोजित था। उसने हत्या का सामान पहले से कार में रखा हुआ था। दूसरी बात, अगर यह हत्या अचानक हुई होती, तो हत्या के बाद विमल को यह सोचना चाहिए था कि शव का क्या करना है, कहाँ जाना है। लेकिन हत्या करने के तुरंत बाद वह सीधा डीएम के बंगले पर पहुंचता है, वहां खुदाई करता है, शव को दफनाता है और फिर वहां से निकल जाता है। यह सब अचानक कैसे हो सकता है? उसे कैसे पता था कि शव को कहाँ दफनाना है और यह सब 45 मिनट में करके वहां से निकल जाना है? इसका मतलब यह है कि यह पहले से ही योजना का हिस्सा था, क्योंकि उसने जगह भी सोच रखी थी, हत्या का तरीका भी और हत्या का सामान भी कार में था। इसलिए पुलिस की यह थ्योरी ठीक नहीं बैठती। अब एक तीसरी थ्योरी भी है, जो सबसे अजीब है। मीडिया के 2 रिपोर्टर मौके पर खड़े होकर सब कुछ माप रहे थे। अब यदि डीएम के बंगले के अंदर कोई गाड़ी शव लेकर जाए और फिर उसे वहां दफना दे, तो केवल डीएम साहब पर ही नहीं, बल्कि पूरी कानपुर पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। यह उनके लिए शर्म की बात होगी। इसलिए इस मामले पर पर्दा डालने के लिए पुलिस ने यह तर्क दिया कि विमल सोनी अपनी i10 गाड़ी, जो बड़ी थी, डीएम साहब के घर के मुख्य गेट से नहीं, बल्कि बगल वाले गेट से अंदर गया था। पुलिस का कहना था कि उसने डीएम साहब के मुख्य गेट का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह मुश्किल होता, बल्कि बगल के गेट से प्रवेश किया। अब सफाई देने के लिए पुलिस ने बताया कि वह इसी बगल वाले गेट से अंदर गया था। मीडिया के दोनों रिपोर्टर इंची टेप लेकर उसी गेट पर पहुंचे और गेट की चौड़ाई नापी। इंची टेप से नापने पर गेट की चौड़ाई लगभग 66 इंच निकली। अब अगर यह एक कार है, तो इसके दोनों शीशों को मिलाकर चौड़ाई लगभग 70 इंच हो जाती है। जब कार किसी भी संकरी जगह में प्रवेश करेगी, तो उसे दोनों ओर से लगभग 2 से 4 इंच का स्थान चाहिए होगा, नहीं तो कार फंस जाएगी। इस गेट की चौड़ाई को देखते हुए i10 कार उस गेट से अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन कानपुर पुलिस ने उस गाड़ी को अंदर जाने दिया। उन्होंने कहा कि वह i10 गाड़ी इसी गेट से गई और इसी गेट से लाश को बाहर निकालने के बाद गड्ढा खोदा गया, फिर गाड़ी लेकर विमल वापस चला गया।
जबकि I-10 गाड़ी की चौड़ाई और उस गेट की चौड़ाई में साफ तौर पर फर्क है। यह संभव नहीं है क्योंकि पुलिस को यह दिखाना है कि गाड़ी डीएम साहब के घर के माइन गेट के अंदर से नहीं घुसी ताकि अधिक शर्मिंदगी न हो। रिपोर्टर भी चूकने वाले नहीं थे, उन्होंने गेट की चौड़ाई नाप ली और अब सच्चाई सामने आ गई है। कुल मिलाकर अब स्थिति यह है कि फिलहाल विमल पुलिस हिरासत में है और एकता का कंकाल मिला है, साथ ही डीएनए, कपड़े और वे सभी चीजें मिली हैं जो उसके पति राहुल कपड़ों को पहचान कर लिया है। यहाँ वीवीआईपी इलाका है जहाँ वीवीआईपी लोग रहते हैं। यदि इसको कानून, अपराधियों और अपराध से जोड़े तो एक व्यक्ति को सबसे अधिक डर पुलिस से और फिर कानून के मुख्य रक्षकों, जजों और डीएम से होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जिनसे सबसे अधिक डर होना चाहिए उनके इलाके में हत्यारा आसानी से घुस रहा है, बेखौफ होकर लाश को दफना रहा है और निकल जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लोगों के दिलों में कानून व्यवस्था को लेकर वह डर नहीं है जो होना चाहिए। जबकि डीएम साहब के घर के गेट पर पुलिस का पहरा है, सभी जजों के गेट पर पहरा है और पूरे डीएम कंपाउंड पर पहरा है, फिर भी एक व्यक्ति हत्या करने के बाद लाश को इस तरह छिपा देता है कि 4 महीने तक किसी को इसका पता ही नहीं चलता। पुलिस ने 4 महीने पहले के सीसीटीवी फुटेज लेकर जिम तक जाते तो यह सबसे बुनियादी जांच होती। कोई भी नौसिखिया पुलिस अधिकारी यह कर सकता था कि यदि विमल सोनी गायब है और उसके पास एक I-10 कार है तो घटना वाले दिन यानी 24 जून को उसकी कार कहाँ गई थी। 4 महीने बाद अब पुलिस को पता चल रहा है कि यह कार भी डीएम कंपाउंड की तरफ गई थी। अगर 4 महीने पहले पुलिस ने उसी गाड़ी के जरिए सीसीटीवी फुटेज देखे होते और जांच की होती तो वह डीएम कंपाउंड तक पहुंच सकती थी। वहां पहुंचकर अगर कंपाउंड की तलाशी लेती और गीली या असामान्य मिट्टी पाती जो गड्ढे के निशान दर्शाती तो कोई भी नौसिखिया इसे नंगी आंखों से देखकर बता सकता था कि कुछ खोदा गया है। अगर पुलिस ने यह बुनियादी पुलिसिंग सिर्फ सीसीटीवी कैमरों के सहारे की होती, जैसा कि उन्होंने अब 4 महीने बाद किया है, तो शायद खुलासा पहले ही हो गया होता। लेकिन यही वह चीज है जिसकी वजह से अपराधी बेखौफ हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो इस बार ऐसा काम करूंगा कि कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे फिल्म दृश्यम में हुआ था। कौन सोचता है कि कोई थाने या डीएम साहब के घर के परिसर में शव दफनाएगा? यह सुनने में तो मजाक लगता है, लेकिन हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बस आज की कहानी में इतना ही। तो आखिर में, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल क्राइम अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।